कैसर अहमद शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहू व नसल्ली अला रसूल करीम। जनाब मोहतरमा चेयरपर्सन साहिबा, मुझे सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देनी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज आपको इस प्रेस्टीजियस पोजीशन में देख के। अल्लाह ताला आपको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ दे और ये एक बहुत बड़ा फ़ख्र की बात है इस अगस्त हाउस को चेयर करना। यहाँ मेरी बहन आशा घोष पाशा साहब बैठी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आज हमने इसको बड़ा मिस किया। इनको हम 5 घंटे की मैराथन मीटिंग की हमने, स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की। हर हमारी फाइनेंस कमेटी में ये आती रही, लेकिन ये बजट में शायद बिजी थी तो ये इधर रही। हम सुबह 10 बजे से लेके 2:30 बजे तक हमने 2:30 पौने 3 बजे तक मीटिंग की है वो। और बड़ी तफसील से FBR चेयरमैन भी वहाँ थे, हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर भी थे, और फिर हमारे पहली बार हमारे मोहतरम इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर भी तशरीफ लाए और उन्होंने बड़ी डिटेल से डेलिब्रेशन की। मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि जब तक उन लेवल पे, ये तो हमें हमारे पास आती हैं और अपने तौर पे हमें बताती हैं, जब तक कि इस लेवल पे ये बजट को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा और आपस में डिस्कशन नहीं होगी कि क्या उसमें खूबियाँ हैं और क्या और बेहतरी हो सकती है, क्योंकि बजट फाइनलाइज होने वाला है, तभी इस असम्बली का फ़ायदा है। असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें कोई 21 मेंबर है नेशनल असम्बली के, आपके मेंबर हैं, और उन्होंने ही बजट पास करना होता है। इससे पहले डार साहब तशरीफ नहीं लाए। हमारे तमाम मेंबर उनसे गुजारिश करते रहे कि वो तशरीफ लाएं और हमें समझाएं कि IMF से क्या होने वाला है। उसके अलावा जो बजट दिया है उसमें क्यों 9,200 अरब रुपए का बजट आपने रखा है, हालांकि पिछली बार आपको 7,400 भी रेवेन्यू पूरा नहीं हुआ। तो वो उन्होंने हमें समझाया है। देखिए कल या परसों ख्वाजा आसिफ साहब ने तकरीर की और वही मेरी बातें जो मैं बड़े अरसे से कर रहा था। मैडम स्पीकर, बहुत सालों से कह रहा था कि ये जो करप्शन है, जो मिस एप्रोप्रिएशन है, जो स्मगलिंग है, हमारा 4,000 अरब रुपए रेवेन्यू नहीं हासिल हो रहा। मुझे खुशी है कि यही बातें ख्वाजा आसिफ साहब ने कल की और वो इनको पता है कि 4,000 अरब रुपए हम और ले सकते हैं। 9,000 अरब का तो इस बार बजट हमने रखा है, पिछले साल 7,200 या 300 हासिल हुआ है। तो ये तो आसान सी बात है। आयशा घोष मेरे से बेहतर जानती हैं कि 21% इन्फ्लेशन इन्होंने कहा है, अगले साल भी 21% इन्फ्लेशन और 3.5% ग्रोथ, तो यही 9,200 बन जाता है, वो तो हासिल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जो 4,000 अरब रुपए की करप्शन है, जो स्मगलिंग है, जो मिस एप्रोप्रिएशन है, जो वज़ीर दफ़ा कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, तो वो क्यों नहीं वसूल की जाती? वो वसूल करेंगे तो आम आदमी पे खर्च करेंगे। इस साल बेहतर ये हुआ, इस साल मोहतरमा मुझे भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं स्पेशल असिस्टेंट हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो उन्होंने मुझे शामिल किया अपनी बजट की मीटिंग्स में। तो मेरा जोर तो पहले दिन से ही यही है। पिछले 2-2.5 साल पहले आप ये देखिए कि PTI की हुकूमत ने 3 अरब डॉलर, जब हमारे पास डॉलर नहीं है, 3 अरब डॉलर लुटा दिए 580 अमीरों को। आज भी मैं फाइनेंस कमेटी में कहता रहा उनको, गवर्नर स्टेट बैंक को, कि मुझे बताएं तो सही वो कौन 580 खुश नसीब हैं जिनको आपने 0% पे या मामूली परसेंटेज पे आपने 10 साल के लिए 3 अरब डॉलर दे दिए। पाकिस्तान को तो 1.1 अरब डॉलर चाहिए और वो भी मिल नहीं रही IMF से, और 3 अरब डॉलर PTI की हुकूमत ने, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बिजनेस क्या होता है, और वो उन लोगों को दिए जिन्होंने इस्तेमाल भी ठीक नहीं किया, अपने बड़े बड़े घर बना लिए। मेरे जानने वाले हैं वो लोग, मैं उनके नाम मुझे नहीं मिल रहे अभी तक। आज भी मैंने पता किया स्टेट बैंक से, वो कहते हैं कि शायद बैंकों ने दे दिए और बैंकों का नाम खराब हो जाएगा। अगर हमारे मुल्क में इस तरह का नहीं होगा, हम बता नहीं सकेंगे और इस तरह हम बांटते रहेंगे। ये बजाय कि SMEs को देते, छोटे किसी बंदे को देते, काश्तकार को देते, और ख़ुद हुकूमत ने जो ये पैसे दिए ना 87,000 करोड़, उस पर खुद हुकूमत ने तो कर्जा ले लिया और वो कर्जा 21% सूद भर रहे हैं। यानी एक तरफ 580 अमीरों को 0% पे मुफ्त दे दिया, हुकूमत ने वही पैसे खुद कर्जा ले लिया और 15,000 उस पर कर्जे पे सूद भर रहे हैं और उस पर अब टैक्स लगेगा। और पिछली हुकूमत ने किया है।
हमारी हुकूमत को चाहिए ना कि उनका पता करें कि क्या वजह हुई कि वो किधर गई, वो जो मशीनरी मंगाई गई, जो एयर जेट मशीनरी आई या जो सीमेंट की मशीनरी आई, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, उनको मुफ्त मिल रहा था, उन्होंने कहा ये मुफ्त मंगवा लो। अभी मैं जनाबे मोहतरमा चेयरमैन साहब से कहूँगा, देखिए हमारा मुल्क था पाकिस्तान, जिसने चीन को कारोबार करना सिखाया। मैं पहली बार अपने और कई दोस्तों के साथ गया चीन, ये मैं बात कर रहा हूँ कोई 1900 और पहली बार 72 में, आज से 50 साल पहले। उनको किसी किस्म का कारोबार का अंदाज़ा नहीं था। लड़के और लड़की में पहचान करना मुश्किल थी, क्योंकि कोई एक ही किस्म का उनका ड्रेस होता था, मोटे, और उनकी वर्दी होती थी ब्लू रंग की, और बाल एक ही किस्म के तराशे होते थे, मेकअप होता नहीं था। मेरे साथ 2 लड़के और 2 लड़कियां मीटिंग में अगर बैठते थे तो मुझे मुश्किल था पता करना। उनके पास उन्होंने किसी बाहर के बंदे को देखा नहीं हुआ था। हम जब बाहर निकलते थे उनकी मार्केट में तो हमें देखने के लिए ठठ लग जाते थे कि ये कौन लोग हैं। मैं कह रहा हूँ हमने चीन को बताया ट्रेड क्या होती है। आज दुनिया की लार्जेस्ट परचेजिंग पावर पैरिटी बन गई। दुनिया के सबसे अमीर कौम इस वक्त चाइना है, और ये 50-52 साल की बात है। हमने कोरिया को बताया सेकेंड 5 ईयर प्लान के बाद कि कोरिया हम डेवलप कर रहे थे, और कोरिया ने अपने लोग भेजे। डॉक्टर महबूब हक साहब हमारे यहाँ वजीर, हमारे यहाँ उस वक़्त हमारी जो कमेटी हमारी प्लानिंग की है उसके वाइस चेयरमैन थे। वो यहाँ से सीख के बच्चे गए कोरिया के, और आज हमारे बच्चे धक्के खा रहे हैं वहाँ कोरिया में। एक एक मुझे कहता है, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूँ ना तो मुझे कहता है ये बच्चा एक कोरिया तो भेज दो। हमने उनको सिखाया। इंडिया की मनमोहन सिंह, मैं वो आपको बातें कर रहा हूँ तारीख की कि हम कहाँ रह गए और हमने क्या किया। मनमोहन सिंह 1987 में डॉक्टर महबूब हक और मनमोहन सिंह दोस्त थे। वो वजीर ख़जाना इंडिया में थे, ये पाकिस्तान में थे। इंडिया 4 गुना इकानमी थी सिर्फ, हालांकि उनकी आबादी 6 गुना थी। हमसे उनकी करेंसी कम थी। वो फ़ोन करते थे, क्योंकि मेरे दोस्त थे डॉक्टर साहब। इस वक्त उनके फौत होने के बाद मैं हूँ महबूबुल हक ह्यूमन डेवलपमेंट सेंटर को मैं चेयर कर रहा हूँ। तो वो फ़ोन करते थे अपने दोस्त को कि बताओ तो सही कि पाकिस्तान कैसे आगे जा रहा है और हम पीछे क्यों रह गए। आज 4 गुना था इंडिया, आज वो 14 गुना हो गया। आज हमारा, आज से 6 साल पहले मैडम, ये बजट तो हमने पेश किया, इस बजट में 18,000 रुपये, 18,000 अरब रुपए डिफेंस का है, जो 6 अरब डॉलर बनता है। मुझे बताइए कि आज से 6 साल पहले हमारा डिफेंस 10 अरब डॉलर था, और इंडिया का डिफेंस 4 गुना था, 40 अरब डॉलर। इंडिया 4 गुना डिफेंस का खर्चा था, आज हमने 10 अरब डॉलर से हमारा डिफेंस तो घट के 6 अरब डॉलर हो गया, और इंडिया का 84 अरब डॉलर हो गया, 14 गुना। इंडिया हमसे 4 गुना था 6 साल पहले डिफेंस। हम अपने डिफेंस फोर्सेज को भी पैसे नहीं दे रहे, तो क्यों? लेकिन इस बजट में पहली बार, ये तो इसलिए हुआ ना क्योंकि ख्वाजा आसफ साहब ने कहा, सही कहा, मेरी बात को ही कोट किया कि वो 4,000 अरब डॉलर, 4,000 अरब रुपए हम साल के वसूल नहीं कर पा रहे, जो कि करप्शन हो रही है। अगर हम वसूल करते तो अपने गरीबों पे और लोगों पे लगाते ना। आज हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो तवज्जो देनी थी और की है, इस बार मैं आपको जिक्र कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे भी अपने साथ रखा है। मैंने उनको कहा कि ये अमीरों को जो दिया गया है पीटीआई के दौर में, इस बार आम लोगों को दो, एसएमईज को दो। एसएमईज जो है इंडिया में उनके टोटल कर्जे का 15% मिलता है, और पाकिस्तान में हमारे टोटल कर्जे का 7% मिलता है। तो बहुत अच्छा किया। मैं जनाब शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और इसहाक डार साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस बार ये किया है बैंकों को, क्योंकि बैंक देते नहीं हैं, बैंक सिर्फ अमीरों को देते हैं। आपका मुल्क क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? अमीर और गरीब में फ़र्क क्यों बढ़ रहा है? बैंक कर्जा ही नहीं देता, ना एग्रीकल्चर वाले किसी को देता है, ना किसी छोटी इंडस्ट्री को देता है। तो इस बार पहली बार मेरे जोर देने पे उन्होंने किया, और मैं मुबारकबाद देता हूं उनको कि उन्होंने ये कहा है कि अगर बैंक नहीं देगा, एक तो बैंक को अगर देगा तो रेट कम पे देगा, अगर दूसरे को वो देते हैं ऊंचे रेट पे तो इस पर रियायत करेंगे एसएमईज को। और फिर अगर एसएमईज का कर्जा डूब जाएगा तो गवर्नमेंट उसमें 20%, 5वां हिस्सा उस नुकसान का बैंकों को
कर्जा उसका कवर करेगी। ये बहुत बड़ी बात है जो पहली बार एसएमईज के लिए हुई है पाकिस्तान में। यानी 5वां हिस्सा वो नुकसान बैंकों का हुकूमत अपनी जेब से देगी। और फिर हमारे आईटी, हमने कहाँ रह गए आईटी में? इंडिया सैकड़ों बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, हमारी 2 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, कहाँ रह गए? हमारे जो करोड़ों नौजवान हैं, हम उन नौजवानों को हमने तरबियत ही नहीं दी। मेरी अपनी एक जो 35 साल से मैं फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हूँ, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में हूँ। पहली हमारी यूनिवर्सिटी कराची बनी थी, उसके बाद लाहौर, फिर इस्लामाबाद और पेशावर, और अब हम चनियोट जैसे छोटे शहर में हमने एक बेहतरीन किस्म की पाकिस्तान की बेस्ट कैंपस बनाया है, ताकि बच्चे, और जो बच्चे वहाँ निकल रहे हैं वो बच्चे, मुझे पता है कि उनको जब अभी एजुकेशन पूरी नहीं होती तो लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास आओ, दूसरा इदारा कहता है हमारे पास आओ। तो हमने क्या किया, पाकिस्तान जब बना, जनाबे मोहतरमा आप क्योंकि बड़ी लर्नेड खातून है मुझे पता है, और आपको एजुकेशन से ख़ास तौर पे बड़ा लगाव है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान बना, उस वक्त डाउ मेडिकल कॉलेज भी था कराची में, उस वक्त किंग एडवर्ड कॉलेज भी था। हमने ऐसे सैकड़ों कॉलेज क्यों नहीं बनाए कि हमारे बच्चे फैल जाते। आज मैं जाता हूँ जब चाइना में, आज जब मैं जाता हूँ इधर सेंट्रल एशिया के मुल्कों में, तो वहाँ सिर्फ उनका नज़र हमारे बच्चे आते हैं मेडिकल के, क्योंकि हमारी मेडिकल की जो प्राइवेट एजुकेशन है उसमें हम 2 लाख 2.5 लाख महीने का खर्चा उनसे लेते हैं, और उन यूनिवर्सिटियों में चाइना वाले 1 लाख 1.5 लाख में हमारा बच्चा पढ़ाते हैं, और सारे बच्चे हमारे उधर जा रहे हैं। हम अपना नुकसान कर रहे हैं, उनको डॉलर भी भेज रहे हैं, और क्यों नहीं हम अपने बजट पे इनको गौर करते कि हम एजुकेशन, जो हमारा नो हाउ था, जहाँ हमें पता था कि किस तरह एजुकेशन आगे बढ़ती है, ना हमने आईटी की तालीम को आगे किया। अभी इस बजट में पहली बार उस तरफ डायरेक्शन में गौर किया गया है, और ये आईटी के लिए बहुत सी सहूलतें दी गई हैं। मैं देखता हूँ, आप सही कह, उन्होंने टारगेट रखा है कि अगर पिछले साल 2 अरब डॉलर होती थी एक्सपोर्ट, तो इस साल 3.5 अरब डॉलर होगी। तो ये काम हमें करने हैं। पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क है। जो ये कहता है ना कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, वो किसी पागलों की जन्नत में रहता है। पाकिस्तान के टोटल एसेट, मैं बड़े अथॉरिटी से आपसे कह रहा हूँ, पाकिस्तान के टोटल एसेट इस वक्त कम से कम 4,000 अरब डॉलर से ऊपर है, और पाकिस्तान 1 अरब डॉलर के लिए डिफॉल्ट हो जाएगा। शर्म नहीं आती कहने वालों को? क्या करना है हमने? ये 5-6 अरब डॉलर देने हैं हमने। हमारा तो सिर्फ रिकॉर्ड एक ले लें, वही 1000 अरब डॉलर का होगा। तो हमने क्या 4-6 अरब डॉलर के लिए डिफॉल्ट हो जाएंगे? डिफॉल्ट तो वो होता है जिसके पास अपने पैसे नहीं होते। हमारे पास पैसे हैं, हमें कैश फ्लो का प्रॉब्लम है। कैश फ्लो का प्रॉब्लम हम ठीक करते हैं, हम किसी को अपनी चीज़ें दे सकते हैं। आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें। हमने मुश्किल क्या की है कि माहौल ये बनाया है कि हमारे यहाँ बाहर का इन्वेस्टर नहीं आ रहा। इंडिया में इस वक्त धक्के खा रहे हैं, बाहर का इन्वेस्टर आ रहा है, 70 अरब डॉलर वहाँ पे पैसा लेके आ रहा है, और हम 1.1 अरब डॉलर के लिए IMF से कितनी शर्तें मान चुके हैं। हम अपने आप को ठीक करें, हम अपने मुल्क को ये ना समझें कि हमारा मुल्क कोई मामूली मुल्क है। और ये जो 9 मई को हुआ है, ये 9 मई को जो हुआ वाकया, इसमें इतना बड़ी ज्यादती हुई है और की कराई गई है, जानबूझ के वर्गलाया गया है अपनी ही मुल्क के खिलाफ, अपनी ही फौजों के खिलाफ, अपनी ही उन डिफेंस इंस्टॉलेशन के खिलाफ। फौज ने बहुत बड़ा एक्शन किया है और बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। हम उनके साथ हैं, खुल के साथ हैं। हम हर हफ्ते चुनियोट में मैं जाता हूं और मैं देखता हूं लोगों में गम गुस्सा है। मैं वहां पे हर हफ्ते चुनियोट में फौज के फेवर में रैलियां निकलवा रहा हूं। जब तक हम अपने आप को मजबूत, अपने इदारों को मजबूत नहीं करेंगे, लोगों की, हमारे दुश्मनों की नजरें हमारे ऊपर हैं, क्योंकि हम न्यूक्लियर कंट्री हैं। वो क्या समझते हैं, वो आज अगर फर्ज कीजिए IMF लाजमी हमें देगा, मैं कहता हूं, और हमें IMF से लेना चाहिए। हमें IMF से कोई झगड़ा नहीं करना। IMF, हम 23 बार IMF जा चुके हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो। और ये जो मीडिया और ये जो लोग और ये टेलीविजन TV पे ये जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं, उनको भूल जाना चाहिए। मैं खुद बिजनेस कम्युनिटी का नुमाइंदा हूँ और उन लोगों में बैठता हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो इतना बड़ा पोटेंशियल है। आज से 2-3 दिन पहले मंगल को हमने एक बड़ी मीटिंग की। हम इंडस्ट्रियलिस्ट आए और वो मुझे कह रहे हैं कि वो अपनी इंडस्ट्रियों से ज़्यादा
वो कहते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर में हमें प्रॉफिट है। वो कहते हैं, मैं मियां मंशा साहब की मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल नाम लेके बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमने इधर इंडस्ट्री भी लगाई हुई है और इधर एग्रीकल्चर में हमने इन्वेस्टमेंट की है। देखिए हमारा मुल्क तो एक फर्टाइल मुल्क है, हमने अपने मुल्क को डेवलप नहीं किया। आज मेरे दोस्त चाइना गए हुए हैं, वहाँ से वो मुझे मैसेज भेज रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये हमारा मुल्क कोई मामूली मुल्क नहीं है। हमने अपने मुल्क को खुद नहीं संभाला। हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क को 5वां दुनिया का बड़ा आबादी के हिसाब से मुल्क है, तो हमें अपने मुल्क को और आगे बढ़ाना है। और इसको मिलजुल के सिर्फ ये है कि हम खा मखा अपनी पॉलिटिकल टर्माइल पैदा कर रहे हैं। सियासी टर्माइल की वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं कि यहाँ लोग इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आते। हमें इलेक्शन अपने टाइम पे कराना चाहिए। मैं ये भी कहता हूँ कि कोई ये बातें भी गलत हैं जो ये कहता है कि इलेक्शन वक्त में नहीं होना चाहिए। इलेक्शन उस वक्त ज़रूर नहीं होना चाहिए था। मैंने 12 मई 2022 को यहाँ तकरीर करके कही थी कि पाकिस्तान की मईशत वेंटिलेटर पे है, पहले तमाम डॉक्टर मिलके उसको संभालो, उसके बाद हम उसके निकाह या उसकी शादी या उसके इलेक्शन की डेट भी फिक्स कर लेंगे। पहले मरीज अपना संभाल लो। हमने 1 साल में अपने मरीज को तमाना ही नहीं किया, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे हैं। क्या हुआ 1971 में हमारा मुल्क जो 2 टुकड़े हुआ, तो क्या हुआ कि हम पॉलिटिकली आपस में लड़े हुए थे। पीपल पार्टी और अवामी लीग आपस में लड़ी हुई थी। आज बताएं ना कि क्या वजह हुई। क्या इलेक्शन तो होते रहे, उस वक्त भी होते रहे। 77 में हमारे यहाँ मार्शल लॉ लगा, तो क्यों मार्शल लॉ लगा कि कौमी इत्तेहाद का एक मुंह एक तरफ था और पीपल पार्टी का मुंह एक तरफ था। आखिर दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी सियासत भी होती है, जमहूरियत भी होती है। कैपिटल हिल में अगर अमेरिका में वो चढ़ गए और उनको 18 साल की कैद हो गई, और हमारे यहाँ वही अमेरिका के कई सेनेटर हमें कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं हमें कि आप ह्यूमन राइट्स का ख्याल करो। हमारे अगर इंस्टॉलमेंट हमारी जो फौजी तनसीबात हैं उन पे वो चढ़ गए, तो हम उसका बेकरार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि आइंदा किसी को ख्याल भी ना आए कि हमारे अपने मुल्क की फ़ौजों पे किस तरह हमला करना है। ये पाकिस्तान, ये दुनिया की तारीख में कहीं भी नहीं हुआ, किसी जमहूरी मुल्क में नहीं हुआ। तो मैं इसकी पुरजोर फ़ौज की हिमायत करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि फ़ौज का बजट आज से 7-8 साल पहले इंडिया का 4 गुना था, आज 14 गुना हो गया है। हम अपने मुल्क को कमज़ोर करके जब फ़ौज को कमज़ोर करेंगे तो फिर हमें कौन बचाएगा। हमारे जो शहीद हो रहे हैं उनको हम बार बार खराज तहसीन पेश करें, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा मुल्क चारों तरफ से ख़तरात में घिरा हुआ है। लेकिन हम उसी शहीदों की जो उन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी हैं हमारे फ़ौज ने, उन्हीं का असर है कि जो कुछ आज मुल्क में है। हमारे पास न्यूक्लियर बम है, कोई न्यूक्लियर डेवलपमेंट को आसान चीज़ नहीं है। हमने वो अगर हासिल की है तो दुनिया के सिर्फ 6-7 ममालिक के पास ऐसे, और ये एक बहुत बड़ी हमारी तवानाई की बात है। मैं यहाँ ये कहता हूँ कि इस बजट में बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इस बजट में जो हमने एग्रीकल्चर की तरफ जोर दिया है, ये डायरेक्शन चेंज हुई है। मैं खुद उसमें शामिल था इन बजट की उन मीटिंग्स में। इस बजट में जो आईटी की तरफ तवज्जो दी है, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। हम अपने बच्चों को आईटी आगे बढ़ाएंगे। इस बजट में जो हम एसएमईज़ को ज़्यादा कर्जे देंगे, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। इस बजट में जो एग्रीकल्चर में हम 50,000 जो ट्यूबवेल्स को हम सोलर पे चलाएंगे, ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। इस बजट में हम एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं। एजुकेशन, हमारे करोड़ों लोग, दिमाग है हमारे पास। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट जो है वो लोगों का दिमाग है, हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया। और ह्यूमन डेवलपमेंट में हम सबसे ज़्यादा तवज्जो करें। और जो ये खदशात हैं कि पाकिस्तान जो है वो कहीं कोई खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ख़तरात हटा दें। फिर आखिर में मैं ये कहूँगा कि मेरा शहर चनियोट है, ये एक तारीख़ी शहर है, 2-2.5 हज़ार साल पुराना शहर है। इस शहर में आज देखिए, जाके देखिए कि वहाँ पे जो गटर हैं वो उबल रहे हैं। वहाँ पे गलियों में पानी, मैं जाता हूँ मेरे घर के सामने, वहाँ पे गलियों में पानी होता है और गंद पड़ा होता है। ये इस तारीख़ी शहर को, जो कि आपका टूरिस्ट प्लेस है, अगर दरियाए चनाब के किनारे वो शहर है मेरा, उसकी सारी इर्द गिर्द की सड़कें ख़राब हैं, कहीं से वहाँ आना मुश्किल है। वहाँ लकड़ी का बेहतरीन काम होता है। पिछले भी आप तशरीफ़ लाए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब,
पिछले भी मैंने जब तकरीर कर रहा था तो आप यहाँ तशरीफ़ रखते थे और मैंने उस वक़्त आपसे कहा था कि यार मेरे पास आ जाओ कि मैं आपको वहाँ तोहफ़ा देना चाहता हूँ फर्नीचर का। तो अगर तोहफा आप तो कहो शाहखाने में तो जमा नहीं होगा। हैं जी, अगर आए क्या कह रहे हैं? हाँ। क्योंकि जब आप आएंगे तो देखेंगे ना कि रोडों का हाल क्या नहीं है। शेख साहब, वो मैंने कहना था कि वो तो शाहखाना में तो जमा नहीं होगा तोहफा हमारा। वो जमा हो भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मुल्क को फ़ायदा ही है ना, अच्छा खासा फर्नीचर देंगे। लेकिन देखिए आपके आने से लोग खुश हो जाएंगे। हम आपके एजाज़ में बहुत बड़ा फंक्शन करेंगे, क्यों चिन्योट एक तारीखी शहर है। देखिए ना वो इंशाल्लाह आएंगे जी आपके यहाँ वहाँ हम। वहाँ यार वो देखो ना, वहाँ नालियाँ उबल रही हैं, वहाँ पे सड़कें ख़राब हैं, वो तारीखी है। दरिया चनियाब के किनारे है, हज़ारों साल का शहर है। अब ये हमें कोई दरिया पे अच्छा सा रिज़ॉर्ट बना दें, आप वहाँ पे कोई अच्छा बाग बन जाए, पूरा फैसलाबाद डिवीजन का एक ही इलाका है चिन्योट जहाँ पे ये रिज़ॉर्ट बन सकता है। और फिर सीवरेज का मुझे सिस्टम कर देखिए, आज दुनिया में आज 21वीं सदी की बात है, हम कहाँ रह गए। हम तो अभी वो नालियों से ही नहीं निकले कि जो जहाँ हर जगह पानी, मेरे घर के सामने जब मैं जाता हूँ वहाँ गंद पड़ा होता है। डीसी साहब को हर बार मैं यही कहता हूँ, फ़ोटो दिखाता हूँ कि मेरे घर के सामने तो बहरहाल जनाब स्पीकर साहब, आपसे हमें बड़ी तवक्को है। और अगर वो तोशा खाना में भी जमा हो जाएगा तो कोई हर्ज नहीं है। तोशा खाना भी पाकिस्तान का ही है ना जी, पाकिस्तान के उसमें ज़खायर में इजाफा होगा और एक खूबसूरत चीज़ होगी तोशा खाना में जमा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि मेरी तकलीफ शुक्रिया जी, सोना शुक्रिया जी। थैंक यू जी जनाब।